खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वो जापान में G7 शिखर सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में रहेंगे। वह जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री G7 सत्रों को संबोधित करेंगे। जापान से वो न्यू पापुआ गिनी के लिए भी रवाना होंगे, जहां पर 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। पापुआ न्यू गिनी के किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। कांग्रेस नेता पूर्व वायनाड सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 प्रवासी भारतीयों के साथ रैली करेंगे। इसके अलावा वो पैनल चर्चा और भाषण के लिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में राहुल गांधी ने यूके का दौरा किया और कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ऐसे समय में अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं जब 20 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजकीय यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पीएम मोदी को राजकीय यात्रा का न्योता मिला, जिसे पीएम ने स्वीकार किया। अमेरिका में पीएम मोदी व्हाइट हाउस के रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में 3 दिन से खींचतान चल रही है। आपको बता दें कि आज चौथे दिन संभावना है कि ये खत्म हो जाए। सुबह 11 बजे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में 2 नाम शामिल हैं, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया का नाम लगभग तय हो गया है। अब आपको बता दें कि नाम के चयन का इंतजार चल रहा है। तब तक उन्हें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बनाए जाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। खबरों में रुक करेंगे कर्नाटक की ओर, जहां पर आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक दल के नेता का ऐलान करेंगे और इससे पहले बीती शाम सीएम पद के दोनों दावेदार शिव कुमार और सिद्धरमैया दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। दोनों नेता 50-50 फॉर्मूले से सहमत नहीं है। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले खड़गे सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। राहुल सोनिया से बात करने के बाद खड़गे आज बेंगलुरु जाएंगे और इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया का नाम लगभग तय हो गया है। डीके शिव कुमार को लोकसभा चुनाव का इंतजार करने को कहा गया है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पीएम मोदी ने बीते दिन आवास पर अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों के सामुदायिक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनकी गुजरात यात्रा के अनुभव, अरुणाचल और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा हुई। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। उनकी गुजरात की यात्रा पर खुशी जाहिर करते हुए मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के बारे में माना जाता है कि वह अरुणाचल से थीं। पीएम से मुलाकात के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि यह पहली बार है जब इन आदिवासी नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया है। उन्होंने इस बैठक को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से असम के साथ उनके राज्य से संबंधित सहित कई अन्य लंबित सीमा मुद्दों को हल किया गया। अगली खबर ओडिशा से है, जहां भुवनेश्वर में G20 की दूसरी संस्कृति समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के दौरान अपने संबोधन के दौरान जी किशन रेड्डी ने कहा कि वैश्विक नीति निर्धारण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संस्कृति के पास वर्तमान की चुनौतियों के समाधान के लिए समाधान होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि G20 की दूसरी संस्कृति समूह प्रतिनिधियों में आपसी संवाद को बढ़ावा देने और मिलजुल कर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी किशन रेड्डी ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम का प्राचीन भारतीय दर्शन विश्व को एक परिवार के रूप में रहने पर बल देता है। सांस्कृतिक सहभागिता पर जोर देते हुए रेड्डी ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा कर हम विकास कर सकते हैं।
अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीजेपी में आगामी लोकसभा, विधानसभा, बीएमसी चुनाव के लिए कमर कस ली है। मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत बीजेपी मुंबई के युवाओं को समर्थन देने जा रही है। इसके लिए 18 मई को युवा संवाद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी द्वारा लिए गए निर्णय और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम समिति करेगी। युवा संवाद मेला के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां बिहार में जाति गणना के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना किए जाने को असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई, जिसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां पर आज मामले की सुनवाई होगी। बिहार में हर व्यक्ति को गिनते हुए जाति आधारित जनगणना हो रही थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतिम फैसले में बिहार सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां आज मामले की सुनवाई होगी। देश के 6 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम ने दबिश देकर तलाशी ली। एनआईए की ओर से छापेमारी में देश में आतंकी गैंगस्टर ड्रग नेक्सस को तोड़ने के लिए यह छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए की ओर से यह छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग्स के खिलाफ की जा रही है। पिछली छापेमारी के दौरान एनआईए ने 70 से अधिक मोबाइल जब्त किए थे। बताया जा रहा है कि इन मोबाइल में ड्रग्स नेक्सस और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग से जुड़े लोगों के राज बंद हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जिन्होंने लखनऊ में नवनियुक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी के साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई और मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि तहसील की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है और हमें पारदर्शिता, समयबद्धता को लेकर ठोस प्रयास करने होंगे। साथ ही सीएम योगी ने शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण एक समय सीमा के अंदर होने की बात भी कही। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हिज़्ब उत तहरीर संगठन और धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई से हम जांच करवा रहे हैं। एक चीज साफ है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और फिर आतंकवादी गतिविधियों को लेकर असंतोष फैलाने की कोशिश करना, इन सब को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह भी साफ किया और कहा कि मध्य प्रदेश में ना ही लव जिहाद चलेगा और धर्मांतरण का कुचक्र भी नहीं चलने दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं, जिन्होंने हरियाणा में ग्रुप सी को लेकर बयान दिया और कहा कि अगले महीने में लगभग 35,000 से ज्यादा ग्रुप सी और ग्रुप डी में 12,000 से 15,000 से ज्यादा भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी। और ये दरअसल हरियाणा सरकार का उद्देश्य भी है कि वो रोजगार को प्राथमिकताएं देते हैं और इससे युवाओं का कल्याण भी होगा। युवा जो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार रोजगार के मौके उत्पन्न कर रही है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुजरात से है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी अब लगातार गुजरात में अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसकी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आज अहमदाबाद के टैगोर हॉल में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होगी। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। खबरों में रुक करते हैं पंजाब की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला के नए आधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटियाला वासियों की लंबे समय से
सिटी बस स्टैंड की मांग चली आ रही थी, जिसे लेकर हमारी सरकार ने ये काम पूरा किया। ये अति आधुनिक बस स्टैंड दूसरे शहरों के लिए भी रोल मॉडल के रूप में काम करेगा। इसमें तमाम सुविधाएं दी गई हैं, विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी झूठे प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही काम को प्राथमिकताएं दी हैं और विरोधियों के कहने से दरअसल कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है पंजाब में। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 3 बजे राज्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में खाली पदों को भरने पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों पर फैसला होगा। इसके अलावा अन्य विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। बैठक में बजट की घोषणाओं से संबंधित फैसले भी लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट में ओल्ड पेंशन के तहत आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ के रूल्स को भी सरकार मंजूरी दे सकती है। सरकार ने हिमाचल में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू कर दी है और अब इन कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खुलने हैं, जिसके लिए नियम तैयार कर दिए गए हैं और अब कैबिनेट इसको मंजूरी दे सकती है। और अब अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीते दिन नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ मुस्लिम युवक घुस आए। इन युवकों ने मंदिर में ही चादर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा बल के जवान और पुलिसकर्मियों ने इन युवकों को वहीं पर रोक दिया। अब इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश जारी किए। इस पूरे मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की गई है, जो कि हर पहलू पर इसकी जांच करेगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस राज्य में सभी जाति के लोग रहते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही है, लेकिन इसमें नागरिकों को भी सहयोग करने की जरूरत है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल बैठक हुई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची थी। इसके अलावा मंत्रियों में कुछ सीनियर लीडरों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में बदलाव की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड से वोट डाले जाने का आरोप लगाया और कहा कि जब वोट नकली हैं तो बीजेपी की जीत भी नकली है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव में फर्जी आधार कार्ड से वोट डाले गए। सपा प्रमुख ने कहा कि जब आधार कार्ड नकली, वोट भी नकली, तो बीजेपी की जीत भी नकली। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि 13 मई को यूपी निकाय चुनाव का रिजल्ट आया था। इस निकाय चुनाव में मेयर की सभी सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने मेयर की सभी सीटों पर जीत दर्ज की। अगली खबर झारखंड से है। अक्सर विवादों में रहने वाला कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया है, जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक बाबा से लोग पहले से ही परेशान हैं, अब ये दूसरा बाबा कहां से आ गया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा, ऐसे ढेर सारे बाबा खड़े हो जाएंगे और एक पार्टी का प्रचार करेंगे। इरफान ने आगे कहा कि भारत सभी धर्मों का एक समूह है, ऐसे में बाबा को हल्की बातें करने से बचना चाहिए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत दी कि एक अच्छा बाबा होने के नाते वह अपने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाएं, ताकि जनता में एक बेहतर संदेश जाए। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट एंड
एग्रीगेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। खबरों की माने तो सुविधा का उद्घाटन भारत में केमिकल फ्री टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। इस सुविधा कृषि और बागवानी फसलों में कीट प्रबंधन के नॉन केमिकल विकल्प को बढ़ावा देने में मदद करेगी। साथ ही प्रशिक्षित अधिकारी स्थायी कृषि के तरीके को अपनाने और कीट प्रबंधन के लिए जरूरी कदम को बढ़ावा देंगे, जिससे कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि ये सुविधा देश में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्र में किसानों के ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अगली खबर केरल से है, जहां देश में पहली बार केरल सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि 60 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी इस कोष के तहत पेंशन के हकदार होंगे। यह कोष चिकित्सा, उपचार, शिक्षा, विवाह सहित कई लाभों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 27 लाख लोग मनरेगा पर निर्भर हैं और श्रमिकों को कोष में योगदान के रूप में 50 रुपए महीना राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां बीते दिनों राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत के मामले की जांच सीबीसीआईडी करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बात की घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रदेश के विल्लुपुरम में 9 और चेंगलपट्टू में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। इस मामले में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि नकली शराब बनाने के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही चेंगलपट्टू के एसपी के तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है। और अगली खबर तेलंगाना से है, जहां के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 19 साल की विरलापल्ली नंदिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने नंदिता को आवश्यक प्रशिक्षण और अन्य खर्चों के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। इसके लिए सीएम ने अपने सचिव भूपाल रेड्डी को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने देवभूमि का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की पुष्टि की है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित तैयार है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। पीएम मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है, जो कि ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में बड़ी रैली है, जिसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब रुख करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।